अगर ये आपका मेजर सोल लेसन है और आपकी सोल वो पार्ट सीखने आई है, एक्सपीरियंस करने आई है, तो उसे हम नहीं बदल सकते। पर अगर वो एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है आपके एक्शंस के थ्रू, आपके डीड्स के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू, तो आप वो चेंज कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी बॉडीज़ को उन लाइफ्स में रिग्रेस कराया जो इस प्लैनेट की नहीं थी, जिसे हम स्टार सीड भी बोलते हैं, दूसरे गैलेक्सीज की हैं, दूसरे प्लैनेट से आई हैं और वहाँ पे बहुत एडवांस्ड वे में रह रहे हैं वो लोग। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे जानना चाहूँगी कि एक तो इंस्टेंटली डेथ के बाद क्या होता है, और फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक हायर रेल्म में जाना है या वापस यहीं आना है। जब डेथ हो रही होती है तो आदमी के लिए ना वो साइन, वो क्षण बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आगे की जर्नी अननोन होती है उसके लिए एज अ फिजिकल बीइंग। तो उसे कई बार एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रंगोली कि जब आदमी मर रहा होता है तो उसकी शक्ल बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अर्थ, ये जो अर्थली रेल्म में हम हैं, ये एक स्टॉप है। हमारी सोल का डेस्टिनेशन कुछ और है। हम बहुत कुछ लेकर आते हैं हमारे पूर्व जन्मों से। हमारी सोल डिसाइड करती है कि उसे क्या एक्सपीरियंसेस लेने हैं, कैसे उसे इवॉल्व होना है, किन लोगों से मिलना है, कौन उसके पेरेंट्स होंगे, कौन पार्टनर होगा, कौन सिबलिंग्स होंगे, और ये सब हमारी एक हायर सोल प्लान का पार्ट होते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं। सोल प्लान क्या होता है, कैसे हमारी सोल ये सब डिसाइड करती है, आफ्टर डेथ क्या होता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारी जर्नी में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, इन सब पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं तो आई एम श्योर आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं वर्षा संगल जी, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर और साइकिक मीडियम है। मैम, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। मैम, जैसा कि हमने सोल की बात की कि हमारी आत्मा इमॉर्टल है और अर्थ सिर्फ एक स्टॉप है, डेस्टिनेशन कुछ और है, तो यहीं से मैं सोल की जर्नी समझना चाहूँगी, इनिशिएशन समझना चाहूँगी कि कैसे हमारी सोल डिसाइड करती है कि उसको एक लिविंग एक्सपीरियंस चाहिए, और उसका फंडामेंटल नेचर क्या है सोल का। देखिए, सोल के फंडामेंटल नेचर्स बहुत ही आसान हैं, जो जब हम सोल लेवल पर देखते हैं तो हमें बड़े इजी लगते हैं। पर जब हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आते हैं अर्थ पे, तो उन्हें क्वालिफाई करना, उनके गो थ्रू करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? क्योंकि सोल का मेजर एजेंडा होता है प्योरिटी, स्ट्रेंथ या पावर, अवेयरनेस, विजडम, ग्रैटिट्यूड, अनकंडीशनल लव, वननेस, फॉरगिवनेस, एकता में रहना। ये सब सोल लेवल पे बहुत अच्छी लगती हैं बातें, पर जब हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि उसमें अब अर्थ की भी एनर्जीज, वाइब्रेशंस आ जाती हैं कंडीशनिंग्स और बिलीव्स के रूप में, तो हमारे लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जैसे कि आपने कहा कि एक्चुअली में सोल का एजेंडा होता क्या है। सोल का एजेंडा एक्सपीरियंसेस लेने का होता है। अब मैं आपको सही बताऊं रंगोली, ये कहना बहुत आसान है कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन उस एक्सपीरियंस में पेन होता है, सफरिंग होती है, लिमिटेशंस होते हैं, और मन को मारना पड़ता है इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि आपकी कई बार इस कदर कॉर्ड्स लोगों के साथ जुड़ी हुई होती हैं कि आपके साथ आसान नहीं लगता आपको कि ज़िंदगी इतनी आसानी से बिताई जा सकती है। होते हैं बहुत ज़्यादा टाइज हम लोग लेकर चलते हैं लोगों के साथ, जो चाहे ना चाहें जब आप इस प्लैनेट अर्थ में आते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें हम अटक ही जाते हैं। अब एक छोटे से बच्चे से कहिए ना, उसका तो सर्वाइवल उसकी मदर होगी ही। मदर को नहीं देखेगा वो बच्चा तो परेशान हो जाएगा ना, उसका दिल बैठने लगेगा ना। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो उसे पापा की ज़रूरत होगी, तो टाइज तो उसकी अपने आप बंधेगी ही बंधेंगी। अब जैसे कि अब हम सोल जर्नी पर आए कि हम फिर अर्थ पर आते क्यों हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो बहुत छोटी सी यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सोल है, हायर डायमेंशंस में है, ज़मीन से ऊपर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है।
अब लोग मुझसे कहते हैं ये कॉन्शियसनेस होती कहाँ है? मैं बताऊँ, है सब कुछ आपके अंदर ही। मेडिटेटिव स्टेट में जब आप जाते हैं ना तो आपको नज़र सब कुछ आता है। मुझे भी ऐसे ही आया था, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स या क्लाइंट्स को भी ऐसे ही नज़र करवाती हूँ। तो बाहर कुछ नहीं है, कहते हैं ना सब कुछ आपके अंदर, स्वर्ग नरक आपके अंदर है, सारे कुछ कस्में वादे आपके अंदर है, जो आप सोच रहे हो और जो बना रहे हो इस रियलिटी में सब कुछ है आपके अंदर ही। हाँ। अब आप उसे कितना कल्टिवेट करके कितना बढ़ा देते हो वो आपके हाथ में है। तो सोल है, उसने ऊपर है, उसने कुछ एजेंडाज अपने फिक्स किए कि भाई मैं आऊँगी अर्थ पे और इस तरह से एक्सपीरियंस लूँगी। अब वो सब मेंशन कहाँ होता है? तो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड कह लो उसको, या कॉन्शियसनेस कह लो, या एक रिल्म कह लो, डायमेंशन कह लो, है सभी एनर्जेटिक ही। आप मुझे आज एक इस बॉडी में दिख रही हो, आपकी बॉडी है ये रंगोली, आपके अंदर भी कॉन्शियसनेस आत्मा के रूप में है ना। तो सॉलिड स्टेट में तो रंगोली मुझे अपने सामने दिख रही है, लेकिन आत्मा उसके अंदर भी है। ये आत्मा जब हायर डायमेंशंस में होती है, कॉन्शियसनेस में होती है, उस हायर रिल्म में होती है, तो वहाँ पे वो कुछ एजेंडा सेट करती है अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के या असेंडेड मास्टर्स के साथ। तो मैम स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, जैसा आपने स्पिरिट गाइड्स की बात की? हाँ, स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली में कई बार तो वो बीइंग्स होते हैं जो अर्थ पे अपनी ज़िंदगी पूरी करके जा चुके होते हैं। उन्होंने सारे लॉज यूनिवर्स के कंप्लीट किए होते हैं। जैसे कि आप बुद्धा को कह सकते हैं, जीसस को कह सकते हैं, गुरु नानक जी को कह सकते हैं, या इसमें बहुत सारे हमारे एंसेस्टर्स भी आते हैं। हमारे देवी देवता भी हो सकते हैं? देवी देवता भी हो सकते हैं इसमें हमारे एंसेस्टर्स भी आते हैं कि जिन्हें चिंता होती है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको बताती हूँ। बहुत छोटे ग्राम एरिया में, गांव में कुल देवी होती है। हाँ। आती है ना। कुल देवी भी, उसे अगर हम एनलार्जमेंट में बोलें, इंग्लिश में बोलें, तो वो एंसेस्टर्स ही हो गए। कुल देवी आपके पूरे कुल की वो देवी जो यहाँ से रहकर जा चुकी है, हायर रिल्म में जाके उसने ट्रेनिंग ली है, स्पिरिट गाइड बनी है वो, कि अब मैं अपनी इस पूरी श्रृंखला की, पूरी अपनी से लिनेज की रक्षा करूंगी। और वो लोगों में आती है और उनके बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए उनको मैसेजेस देती हैं, वो क्लैरिटी देती हैं। और आप देखो, अगर आप सुनोगे उनके मैसेजेस तो ह्यूमैनिटी के लिए, घर वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और पूरा गांव जब उन पे चलता है तो उनको बेनिफिट होता है। अगर आपको दिखाऊं, मैं राजस्थान गई, बहुत साल पहले की बात है, करीब हो गए होंगे इस बात को 10 साल। वहाँ पे मैं जैसलमेर गई, तो ऐसे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं सैंड ड्यून्स देखने चली गई। तो वहाँ पे हम खड़े थे, तो बोला, मैंने कहा यहाँ पे सांप बिच्छू नहीं आते हैं, अजगर वगैरह? यहाँ पे तो अस्पताल भी मुझे कोई नहीं दिख रहा, जैसलमेर से थोड़ा दूर था। तो कहते नहीं मैडम, हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा कैसे? सांप वाप डसले तो फर्स्ट एड तो तुम मेडिकली दी जाती है। कहते मैडम आप कहाँ शहरों वाली बातें कर रहे हो, हमारी तो ना यहाँ पे 20 साल पुराना तरबूज का पानी रखा जाता है, वो पिला देते हैं, कैसा भी सांप ने काटा हो या बिच्छू ने काटा हो वो आदमी ठीक हो जाता है। मैं कहा तुम्हें ये बात किसने बताई? कहते कुल देवी आती है हमारे एक को, उसने हमें ये उपाय बताया। आप आज भी देखो तो सारी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा हमें मिली कहाँ से? हमारे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। कभी अगर आपको मैसेजेस आ जाते हैं, कोई बोल के चला जाता है या कुछ होता है, तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। वो स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स के रूप में भी होते हैं। तो मैम स्पिरिट गाइड से कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखो, इसके बहुत तरीके होते हैं। आप जितना ज़्यादा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करती हूँ। एक सोल जब आती है ना ह्यूमन बॉडी में, तो वो कुछ एजेंडाज लेकर आती है, जो हायर रिल्म में हम उसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई ऐसी बुक नहीं होती है जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, एक मेटाफिजिकल बुक होती है, पर उसमें उस सोल के बारे में सब कुछ मेंशन्ड है। अब अगर उस सोल ने 50,000 जन्म भी लिए हैं ना, तो वो उन रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। और जैसे कि मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, मैं वो सब कुछ पढ़ सकती हूँ। होता क्या, उनमें क्या लिखा होता है? उसमें उसने जितनी लाइफ लीड कर रखी हैं सब कुछ लिखा होता है। मैंने अपने क्लाइंट्स को दिखाई हैं वो लाइफ्स, जिन्होंने मुझसे ये कोर्सेज किए हैं। 6 महीने का मेरा ये कोर्स है, उसमें मैं उन्हें दिखाती हूँ और वो अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हम पानी भी थे, हम रॉक्स भी थे, हम क्रिस्टल्स भी थे, हम हर तरह का पेड़ पौधा भी थे, हम जानवर भी थे, रेप्टाइल भी थे, उड़ने वाले भी थे। लोगों ने अपने आप को डायनासोर तक देखा है, लोगों ने अपने आप को दूसरे प्लैनेट से भी देखा है, दूसरे डायमेंशन से भी देखा है।
तो 84 लाख योनियां हम लोगों के लिए, जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना जी कर आए हो, ये बात जब मैंने अपना देखा था तो बिल्कुल सच है। आप कितनी पास्ट लाइफ जी कर आए हो, क्योंकि सोल हर चीज में इवोल्यूशन के लिए यहाँ आई है प्लेनेट अर्थ पे। मैम इस इवोल्यूशन, इस एक्सपीरियंस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सोल तो अपने आप में होल है, तो ये एक्सपीरियंस हमें चेंज क्यों करता है, कैसे इवॉल्व करता है, ये मुझे कभी क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं ये कैसे इवॉल्व करता है आपको। देखो यहाँ पर हम क्यों आते हैं, बिग बैंग थ्योरी हुई यूनिवर्स में। अगर आपने यूनिवर्स का भी थोड़ा सा देखा हो तो यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता जा रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस हैं, कॉस्मोस है, मिल्की गैलेक्सीज हैं। अब ये सारा एक्चुअल में बना तो फन के लिए था, लेकिन जब फन के लिए था, भाई आओ इंजॉय करो। और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इसमें बहुत सारी, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का, और मैंने बहुत सारी बॉडीज़ को उन लाइफ्स में रिग्रेस कराया जो इस प्लैनेट की नहीं थी, जिसे हम स्टार सीड भी बोलते हैं, दूसरे गैलेक्सीज की हैं, दूसरे प्लैनेट से आई हैं, और वहाँ पे बहुत एडवांस्ड वे में रह रहे हैं वो लोग। अच्छा। जो लाइट बीइंग्स जिसे हम बोलते हैं, उनकी एक अलग दुनिया है, सब है। मैंने जब एक लेडी को ये रिग्रेस करवाया ना, तो वो एक ऐसे प्लैनेट पर गई जहाँ पे बहुत एडवांस था सब कुछ, और वो दूर से देख रही है कि एक इतना छोटा सा कोई प्लैनेट है ब्लू कलर का, मतलब अर्थ को देख रही है, और उसको ये हो रहा है कि हमारा तो सब कुछ ग्रीन और गोल्डन है, इनका ब्लू कैसे है। और उसकी मदर कह रही है देखो जाना नहीं है तुम्हें वहाँ पे, तुम यहीं रहो, दूसरी चीज़ों को ना देखना नहीं है तुम्हें। ऑफ कोर्स वहाँ की लैंग्वेज दूसरी थी, जो उसने मुझे बताया कि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर मेरी मदर मुझे मना कर रही है कहीं और जाने के लिए। पर जैसे कि बच्चों को आदत होती है कि माँ बाप की नहीं सुननी है, तो वो आई और फिर यहाँ के कर्मा में अटक गई। तो मुझे पता चला कि हर प्लैनेट का अपने अलग लॉज होते हैं, अलग कर्म होता है, अलग वाइब्रेशंस होती हैं। अर्थ की थोड़ी लोअर पे हैं, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि तुम अगर इतनी दूर थी तुमने देख कैसे लिया, कहते हमारी आईसाइट बहुत स्ट्रांग होती थी, हम दूर से भी देख लेते थे। मैंने कहा तो ट्रैवल कैसे कर लिया तुमने, कहते हम तो लाइट बीइंग्स थे ना, बड़ी जल्दी से ट्रैवल कर लेते थे, हमें टाइम भी नहीं लगता था। लेकिन वो यहाँ आई और यहाँ के कार्मिक सिचुएशंस में वो फंस गई, फिर रीइंकार्नेशन पे रीइंकार्नेशन पे रीइंकार्नेशन पे। अब ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ होती हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जब हम पढ़ते हैं या मैं अपने क्लाइंट्स को दिखवाती हूँ तो उन्हें वहाँ से सब पता चलता है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में इशू है और आपको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, बार बार मुझे मिसट्रस्ट हो रहा है, या बैक स्टैबिंग हो रही है, या मुझे धोखे ही मिलते जा रहे हैं, या मनी लॉस हो रहा है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ लेकिन मुझे तो पैसा ही नहीं बचता है, या मेरी हेल्थ ख़राब रहती है हर वक्त, मैं तो दवाइयाँ भी खा रहा हूँ फिर भी एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, या घर में कलह झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। तो हम उसमें आपकी पास्ट लाइफ्स जाके देखते हैं, हम आपकी सोल एजेंडा देखते हैं, सोल पर्पस देखते हैं कि सोल क्या सीखने आई है यहाँ पे। सोल एक्सपीरियंसेस गेन करने आती है, एक्सपीरियंस सीखने आती है, यहाँ पे लेने के लिए आती है एक्सपीरियंस। अब अगर किसी की रिलेशनशिप जम ही नहीं रही है, एक से टूटा, दूसरे से टूटा, तीसरे से टूटा, आप भी जानते हो रंगोली, आजकल 3-3 डिवोर्स भी हो जाते हैं, शादियां फिर भी नहीं टिकती हैं, तो उसका जब हम पास्ट लाइफ में देखते हैं, हम जाकर सारा कुछ टटोलते हैं, तो हमें पता चलता है ये तो कार्मिक बैगेज लेकर आ रहा है बंदा, और इस वजह से इसको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसका सोल पर्पस ही ये था कि मैं अपना कार्मिक पूरा करने आऊँगी यहाँ पे। जितना भी लोगों के साथ है, मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनका 5 दिन में डिवोर्स हो गया, कि शायद शादी ही डिवोर्स के लिए हुई थी। अब आप बताओ, कोई पेरेंट्स खुशी से ऐसी शादी करना चाहेंगे, पर हो गया। या एक क्लाइंट मेरे पास ऐसी आई जिसका शादी हुई, सब छुपाया गया ससुराल वालों से, सॉरी लड़की वालों से, कि लड़के को बीमारी है और बहुत ज़्यादा बीमारी है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो वो शादी तो हो गई अच्छे खासे से, 3 महीने वो लड़का सर्वाइव नहीं कर पाया और एक्सपायर हो गया। पेरेंट्स ने क्या किया लड़के वालों के, कि हो सकता है भाई लड़का तो बचेगा ही नहीं, क्या पता शादी कर देंगे तो बहू प्रेग्नेंट हो जाएगी, आगे हमें वंश मिल जाएगा। नाउ दिस इज द कार्मिक। अगर लड़के वालों ने ऐसा किया तो मैं हमेशा कहती हूँ इसमें कहीं ना कहीं आपका भी कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कि आपने भी सोल लेवल पर हाँ कर रखी थी, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो हम कई बार ना बड़े इजीली कह देते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, देन व्हाई वी आर लिविंग इन द हेल। मैरिजेस आर हेल कहते हैं ना हम, दिस आई एम लिविंग इन अ हेल मैरिज, बट देन वी ऑल्सो से दैट मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में डिसाइड हम वहीं से करके आए हैं सब कुछ, और ये सब इनक्रिप्टेड होता है हमारे अंदर।
तो कई बार हमारी चॉइसेस हो गई, एक्शंस हो गए, जब हम ये लगता है ना ये अचानक से हमारे हाथ से हो गया, हम करना नहीं चाह रहे थे पर अचानक से हमारे हाथ से हो गया, समझ नहीं आया कैसे हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हो गया। पर ये क्योंकि आप लिखवा कर आए थे बहुत मेजर चीज ये होना है, तो इसलिए वो हालात बन गए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना रंगोली हमें सब कुछ पता चल जाता है। हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर उसको पढ़ते हैं, उसका फिर सारा निकालते हैं, फिर हम उसका रिजोल्यूशन भी पूछते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब इधर दो चीज़ें आती हैं। अगर ये आपका मेजर सोल लेसन है और आपकी सोल वो पार्ट सीखने आई है, एक्सपीरियंस करने आई है, तो उसे हम नहीं बदल सकते। पर अगर वो एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है आपके एक्शंस के थ्रू, आपके डीड्स के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू, तो आप वो चेंज कर सकते हो। कई लोगों के में आपने सुना होगा कि उनकी पूरी कुंडली गलत साबित हो गई, उन्होंने अपने एक्शन से बहुत हायर कॉन्फिडेंस लेवल से सब कुछ चेंज कर लिया। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ऐसी एक आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरे चार्ट्स में कहीं ये नहीं था कि मैं इस तरह का काम करूँगी या मैं कभी अर्निंग वुमेन बन सकती हूँ, मैं अपनी स्टैंड पर आ सकती हूँ। मेरे चार्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। विद माई एक्शंस, विद माई डीड्स, अपने एक्शंस के थ्रू, डीड्स के थ्रू, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, रिस्पॉन्ड करने के तरीके से मैंने ये सब चेंज किया है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं। आज आप मुझसे बात कर रही हैं रंगोली, मेरे पास दो तरीके हैं आपसे बात करने के, एक तो रिएक्शन से, एक रिस्पॉन्स से। रिएक्शन क्या होता है? आपने प्यार से बात करी, मैंने प्यार से बात करी, आपने गुस्से से बात करी, मैंने गुस्से से बात करी, उसी एनर्जी फ्लो में आके हम रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड होता है, चाहे आप मुझसे जितनी गुस्से में बात करें, जिस भी एनर्जी लेवल में बात करें, मैं अपनी अवेयरनेस के साथ अपने प्रेजेंस में रहकर आपसे रिस्पॉन्ड करूंगी, मतलब पीस में, कामनेस के थ्रू। दैट इज द रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करने के तरीके से ना आप बहुत सिचुएशंस चेंज कर सकते हो। बिल्कुल राइट। और लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ डिफरेंस समझ लोग रिएक्ट ही करते हैं। अब आप रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, मैं आपको इसका भी तरीका बताती हूँ। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे पार्ट व्यूअर्स को नहीं पता होगा ये चीज़। जब एक सोल एक बॉडी में आती है ना, तो वो स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्प्लिट सोल भी बोलते हैं। दो पार्ट्स हो गए। अब ये जो पार्ट है ये सब में होता है, एक पार्ट, दो पार्ट। एक होता है हायर सेल्फ का पार्ट, एक होता है हमारा नेचुरल जो अब इस बीइंग में आ गया है, अर्थ से रिलेटेड पार्ट। ये जो हायर सेल्फ का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं गॉड पार्टिकल, हमारा अच्छा वाला पार्ट जो सब कुछ वो बताता है हमको, जो भगवान के रास्ते पे, नेचर के रास्ते पे, मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, नेचर के रास्ते पे चलना, स्पिरिचुअलिटी के दिव्य तत्व जिसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्स ने जो लॉज बना रखे हैं उसके हिसाब से चलना, और ये सबके अंदर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, ठीक है। एक होता है हमारी बिलीव्स और कंडीशनिंग का पार्ट, जो जिस बॉडी में मैं आई हूँ, जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रही हूँ, फैमिली, रिलीजन भी आ गया उसमें, या फिर जब आप थोड़े बड़े हुए, जिस स्कूल में आप जाने लगे, यूनिवर्सिटी में जाने लगे, कैसा आपका माहौल है, दोस्त हैं, जिन लोगों में आप उठते बैठते हो, कुलीग्स हो गई, जॉब हो गई, नेबर्स हो गए, ये उन सब से अफेक्टेड होता है। अब इसमें जनरली क्या होता है, इसमें ईगो आती है, प्राइड आती है, सेल्फिशनेस आती है, सिर्फ मेरा मेरा वाली चीज आती है, लो वाइब्रेशंस, बिलीव्स और कंडीशनिंग्स की, ये सब में होता है। मैं अगर कहूँ मेरे में नहीं है तो ये गलत बात है, ये हर एक में होता है। पर ये पार्ट भी याद रखना, ये सब में होता है। पर क्या होता है, 2-3 साल या 5 साल, कहते हैं ना मम्मी की गर्भ से लेकर और 5 साल तक के बच्चे का पूरे संस्कार आ जाते हैं, उसमें कुछ छूत अछूत नहीं होता। मैं अपने बच्चे की बात बोलूं तो मेरी बेटी 3-4 साल की थी, मेरी हेल्पर के साथ उसी की थाली में बैठ के खाना खाती थी, रात में उसी के साथ सोती थी, कोई कंडीशनिंग नहीं थी भाई ये अच्छी है या बुरी है या छोटी है या बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्योरिटी होती है। ये वाला पार्ट सब में होता है, वननेस, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, पावर, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, अनकंडीशनल लव, ये सब में होता है। विद टाइम, क्योंकि हम उन्हें सिखाते हैं ये अच्छा नहीं है, ये छोटा है तुमसे, ये बड़ा है, हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम ज़्यादा बड़े ओहदे पे हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत मत करो, कैसे हमारी सोसाइटी हमको सिखाती है, तो ये तो हमारा बड़ा होता जाता है और ये हमारा छोटा होता जाता है। पर अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो दूसरों को हर्ट करेगा, या आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो, आप कंट्रोल लेना चाहते हो, या आप एक्सट्रीमली एंगर में हो, या कुछ इस तरह का है कि आप अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर चल रहे हो, जो आपने एक दिव्य शक्ति बोली, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा बताएगा जरूर ये ठीक नहीं है। अब ये ईगो का पार्ट इसको हटा देगा,
क्योंकि ईगो ज़्यादा, वो ये ज़्यादा बढ़ गया, ये बताएगा ज़रूर ये ठीक नहीं है, पर ये इसको नाकार करके वो एक्शन कर देगा। यहाँ से कर्मा बिल्डिंग हो जाती है। मतलब ये तत्व उसको ओवर पावर कर देता ये है। ओवर पावर कर लेता है। अब कुछ लोगों में आपने देखा होगा, अब ये ऑरा में भी आ जाता है। Exactly. फिर ये वाला पार्ट, तभी आपको कुछ लोगों का ना ऑरा बड़ा लो वाइब्रेशंस का, कि इनके पास बैठ के थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं Negative लग रहा feel है हो या रहा नेगेटिव फील हो रहा है, ये इस पार्ट से आता है। कईयों का बड़ा अच्छा हो रहा होता है, पॉजिटिव happy. होता है, आपका दिल करता है उनसे बात करने का, वो यहाँ से आता है। इसे आप अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो, जैसे कि आजकल स्पिरिचुअलिटी का इतना आप लोग समझने लगे हैं, लोग Exactly. इसको बढ़ा लेते हैं। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने बिलीव्स और कंडीशनिंग पे काम करके, अपने ऊपर काम करके इसको बढ़ा लेते हैं और इसको निकाल देते हैं। है सब कुछ आपके अंदर ही, जैसे मैंने पहले का कॉन्शियसनेस हो गई, हायर रिल्म हो गया, लोअर रिल्म हो गया, सब है आपके अंदर ही, पर विद टाइम हम उसको देखते ही नहीं है। मैम, अब इसी से मैं हमारी सोल जर्नी की 2 एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूँगी। एक, जब हमारी सोल इस अर्थली रेल्म में आने से पहले क्या एक्सपीरियंस होता है उसका, मतलब कैसे सोल डिसाइड करती है कि उसे यहाँ पर आना है, और फिर हम समझेंगे कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है, जब यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हो जाती है, डेथ के बाद क्या होता है। सो अगर आप देखो तो ये ना इंटर रिलेटेड है दोनों टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं कि डेथ के बाद क्या होता है या सोल कैसे डिसाइड करती है यहाँ आने के लिए। रंगोली आप हैं, मैं वर्षा हूँ, हैं दोनों के बॉडीज़ हैं, अंदर सोल है, पर क्यों आपने ही स्पेसिफिकली अपनी मदर चूज करी, वो फैमिली चूज करी, मैंने क्यों वो ही फैमिली चूज करी, वो ही पेरेंट्स चूज Exactly. किए? क्योंकि मेरा उनके साथ और आपका उनके साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन फ्रेश कर्मा भी तो होगा ना, 100% फ्रेश कर्मा कि होता जब है। कोई भी कर्म ना हो, किसी के साथ कोई टाई ना हो, हाँ, तब वो सोल किन्हें चूज करती है? तब वो अपनी जो इवोल्यूशन होता है उसके बेसिस पे चूज करती है कि कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा और कैसे मेरी सोल ग्रो करेगी वाइब्रेशनली वाइज, कैसे मैं हायर वाइब्रेशंस पे जाऊंगी, तो फिर वो चीज़ वो चूज करती है कि कहाँ मेरा सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन पॉसिबल है, तो वो फैमिली चूज़ करती है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आप आजकल का एरा देखें तो आजकल ना, अगर आपने अभी किया है तो आपको अब इंस्टेंटली फल भी मिलने लगा है, अगर आप देखो, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं आजकल। तो कहीं पर अगर सूखा बाढ़ आ रही है, आप देखो ना, ये साल स्टार्ट हुआ है, कैलिफोर्निया में आग लग गई, इधर इस तरफ अर्थक्वेक आ गया, काफ़ी जगह अर्थक्वेक आ गया, थाईलैंड बैंकॉक में आया है ना, सारी जगह प्रॉब्लम्स आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस भी चेंज हो रही हैं। उस हिसाब से ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है, उस हिसाब से सोल्स इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। तभी तो कहते हैं प्लीज़ अपने कर्मा पे, अपने डीड्स पे, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ आपके में काम करेगी। मैं आपको इसका एक केस बताती हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे पास एक लेडी आई, अच्छी है, लंदन में उसका घर है, अपने हस्बैंड और बेटे के साथ वहाँ रहती है, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। वो मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए आई थी कि आप मुझे गाइड करिए कि मेरा ना मायके वालों से नहीं रहा बिल्कुल भी, और मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ, मैं कैसे अपने भाई बहनों से पैचअप कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मैम अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग ले लो, उससे मुझे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हुआ आपके साथ। देखिए, एक लड़की के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर उसका मायके वालों के साथ टच ना रहे तो उसने कहा ठीक है करिए। मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस, तो उसमें ना साफ निकल कर आया कि वो लड़की थोड़ी सी बीमार पैदा हुई थी फिजिकली, तो उसे डिजीज़ थी कुछ जो उसने कार्मिकली चूज़ करी थी। तो कई बार जब बच्चे पैदाइशी से बीमार होते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि उनका कुछ कार्मिक है जो वो लेकर आ रहे हैं इस लाइफ में। कार्मिक डिजीज़ के साथ भी, अपनी बॉडी के साथ भी है, और पेरेंट्स के साथ भी है, जिन्होंने ये कहा है, वाव ली है या प्रॉमिस किया कि भाई ये बीमार बच्चा होगा, हम इसको पैसे भी लगाएंगे, हम इसकी देख रेख भी करेंगे और हम इसके साथ लगे रहेंगे। हो गया सारा कुछ। मैंने कहा ये सब आपका कार्मिक था। उसने ये सारी बातें मुझे नहीं बताई थी कि मैं बीमार पैदा हुई, ये सब। मैंने कहा ये सब था, आपकी एक बड़ी बहन थी, आपके 2 छोटे भाई हैं, और आप इस फैमिली में जब पैदा हुई, आपके फादर ने होते ही आपकी सर्जरीज कराई, सारा कुछ मैं उसे बताती चली गई। मैं कहा मैम एवरीथिंग इज सेड एंड डन, बट आप माइंड मत करना, पर आपको बहुत जेलस फैक्टर था अपनी बड़ी बहन से कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुई
और आप इतनी बीमार पैदा हुई कि आपको सर्जरीज करवानी पड़ी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसको एपिलेप्सी भी थी। तो मैंने कहा ये आपको जेलस फैक्टर था। तो सेशन के बीच में तो वो कुछ नहीं बोली, मैं उसे बताती चली गई। मैं कहा मैम ये तो जो लिखा आ रहा है मैं आपको सब वही बता रही हूँ। तो विजन्स भी आते हैं, हम कोई हमें बोलकर भी बता देता है, हमें लिखा हुआ भी सामने आ जाता है। तो मैं बता रही हूँ, मैंने कहा इनफैक्ट मुझे तो ये भी दिख रहा है कि उसकी आपकी सारी शादी उसने कराई थी। और ये तो खैर उसने मुझे पहले ही बता दिया था सेशन में आने से पहले कि उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे बहुत यंग एज में। मैं कहा तो उसने आपकी सारी शादी कराई, सब कुछ किया आपके लिए, लड़का भी देखा, एक एक चीज़ करी, जबकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपकी और बड़ी बहन में। तो मैंने कहा उसके बाद आपका रवैया उसके साथ जेलस का था, आप मदर को क्योंकि मदर का एक सॉफ्ट कॉर्नर आपकी बीमारी की वजह से आपकी तरफ था, तो आपने मदर को उसके अगेंस्ट भड़काया अपने आप को टॉप दिखाने के लिए कि चलो ठीक है मैं अगर सुंदर नहीं हूँ या इसकी जैसी नहीं हूँ, लेकिन देखो मैं बातचीत में कितनी अच्छी हूँ, दिमाग से कितनी अच्छी हूँ, जो ये नीचे है मेरे से। और मैंने कहा आपकी सिस्टर के साथ भी बहुत इमोशनल ट्रॉमा हुआ है बचपन में, आपने सबको नज़रअंदाज करके अपने आप को टॉप पे रखकर उसके साथ ऐसा किया, और आपने उसका मायके आना जाना एक तरह से बिल्कुल बंद करवा दिया था। देना लेना तो छोड़ ही दो, वो तो जब आती नहीं थी तो क्या दिया लिया जाता। मैंने कहा भाइयों से भी आप उसकी बुराई करती थी, सब कुछ। और मैम आजकल ना अर्थ वाइब्रेशंस चेंज हो चुकी हैं, जो आपने किया वो आपके सामने आ रहा है। कहते मैंने कहा आपकी बड़ी सिस्टर तो आपसे बात नहीं करती होगी? कहते हाँ नहीं करती। मैंने कहा छोटे भाई बहन से भी ख़त्म हो गया होगा। और मदर फादर है नहीं आपके, मदर अब बहुत एजड है आपकी, जो दिख रहा है वो भी नहीं कर पा रही हैं कुछ। बाद में जब सेशन पूरा हो गया उसने मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे, तो कहते हैं हाँ मैडम ये ऐसा है। मैं कहा मैम देखिए आजकल ना जो आपने कर्मा किया है, हर चीज़ आप नहीं कह सकते कि ये पास से ही आ रहा है, आपका पास्ट लाइफ का इफेक्ट है। ठीक है मैं मानती हूँ आपका पास्ट लाइफ का इफेक्ट था कि आप बीमार ही हुई, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सब किया, लेकिन आपकी सिस्टर ने सच में आपके लिए किया था। और किसी की ना इसलिए कहते हैं रंगोली की किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसमें से हाय निकले, क्योंकि ना फिर वो हाय ना भगवान आपको देता है। और ये मैंने इतने केसेस में देखा है ना, रंगोली मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ या आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाती हूँ, कि उसमें आता है कि ना ये बड़े बूढ़े ना हमारी एक बात सच बोलते थे कि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है ना तो आदमी खड़ा नहीं रह पाता। मैम जैसा कि आपने कहा कि भगवान बदला लेता है, क्या ये थोड़ा ईगो बेस्ड नहीं है कि किसी ने मुझे हर्ट किया तो मेरा भगवान उससे बदला लेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शायद किसी से बदला नहीं लेता, गॉड इज टू ग्रेट फॉर रिवेंज। तो ये हमारे अंदर का ईगो नहीं है जो ऐसे सोचता है कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया तो मेरा भगवान इससे बदला लेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं भगवान का मतलब है कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स के लॉज। मैंने भगवान को किसी रिलीजन से आकर नहीं, लेकिन एक हायर रिल्म के, हायर डायमेंशन की जो कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स के जो लॉज होते हैं, अब उस सिस्टर ने बड़े मन से बड़े प्यार से उसके लिए किया, उसमें कोई जेलस फैक्टर नहीं था, जबकि उसके तो बड़ी छोटे से घर में शादी हुई थी, पर क्योंकि उस बड़ी बहन ने बड़े दुख उठाए थे उस शादी में, तो उसने पूरा ध्यान रखे कि मेरी सिस्टर को ऐसे परेशानी ना हो, तो बड़ा अच्छा लड़का देखा, घर देखा, एक कहते हैं ना अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छी उसकी शादी करी, सब कुछ किया। एक्शंस आ गए, डीड्स आ गए, थॉट्स आ गए, ये सब कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। फिर वो कॉन्शियसनेस बदला नहीं लेती, एक्चुअली में कॉन्शियसनेस का तरीका होता है कि तुमने जो किया उसमें तुमने जेलस की एनर्जीज अगर डाली हैं तो फिर वो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है, वो फिर आपको रीपे करना होता है, जिसे हम कार्मिक बैगेज बोलते हैं। अब वो पास्ट लाइफ से आता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं आता है, जो वो बिटिया लेकर आई थी एपिलेप्सी के रूप में या सर्जरीज के रूप में, और पेरेंट्स का भी एक उसके साथ वाव था कि भाई ये बच्चा इतना बीमार रहेगा तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, सब करूंगी। हाँ मैं मानती हूँ ये सब था, लेकिन आगे आप उसको कैसे प्रोलॉन्ग करते हो वो आपका एक्शन बनाता है। ये चीज़ वो लड़की क्या कर सकती थी, अपनी बहन को ग्रेटिट्यूड पे करती, उसके साथ अच्छे रिलेशंस रखती, उसे डाउन ना फील कराती, अपनी बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी में ना आती। ये ईगो आ गया ना, प्राइड, ये जो कंडीशनिंग का पार्ट मैंने आपसे कहा था वो पार्ट आ गया ना, कि वो अपनी मदर को समझा सकती थी कि ठीक है अगर ये छोटे घर में भी हुई है शादी तो है तो तुम्हारी लड़की। मैंने इतने कितने घर देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, देखो मेरा यहाँ कोई ऑफेंस नहीं है, मैंने खुद ने देखा है कि जब मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस, किस कदर पेरेंट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 या 3 लड़कियों में कि इसके अच्छे घर में शादी हो गई, इसको ज़्यादा इज्जत देना और दूसरे वाले को इतनी नहीं देना।
नाउ दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हम माँ को कहाँ रखते हैं? हम बहुत हाई पेडेस्ट्रियन पे पेरेंट्स को रखते हैं। उनसे भेदभाव शायद एक छोटा बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाता। अगर वो कार्मिक भी है, कर्मा भी आप ना अपनी चॉइसेस से, एक्शन से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे रिकॉर्ड्स में कहीं भी ये सब नहीं लिखा था। मैं आपको बताऊं रंगोली, मेरी तो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं थी। मैंने सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है, राइट। ऐसी कोई बहुत हाई प्रोफाइल मेरी एजुकेशन नहीं थी कि कहीं मुझे जॉब मिले। ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग, मैं पता नहीं इस लाइन में कैसे आ गई, मुझे खुद नहीं पता। आप बहुत चीज़ें अपने बात करने से, जब आप कम्युनिकेट करते हो ना भगवान से, वो स्पेस सिर्फ आपकी होती है। मैं यहाँ किसी रिलीजन को नहीं ला रही, भगवान से मेरा मतलब है हायर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स से। एक लेमैन को क्या पता होता है? मुझे तो सिर्फ शिव जी पता है, भगवान पता है, शायद मुझे भी यही पता थे। और मैं उनसे पूछती थी कि मुझे इस जन्म का तो कुछ पता नहीं है, पिछले जन्म में क्या किया मुझे कुछ पता नहीं है, तू ही देख ले, मेरी तो बड़ी तबीयत ख़राब रहती है। मैं एक डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुई, मुझे हेल्थ इश्यूज़ मेजर होने लगे थे, बहुत छोटी एज में मुझे मेजर हेल्थ इश्यूज़ थे, फिनेंसेस मेरे ज़ीरो थे बिल्कुल। आई वॉज, मतलब ये झूठ नहीं होगा कहना कि आई वॉज हैंड टू माउथ, राइट। कुछ एजुकेशन तो थी नहीं कि मैं कैसे करूँगी, बच्चे पल ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा मुझे मेंटल स्ट्रेस आप बोल सकते हो, परेशानी थी। लेकिन आप जिस तरह से रेस्पॉन्ड करते हो उस सिचुएशन में, वो बहुत मैटर करता है। Exactly. वो एक्चुअली में आपकी सारी की सारी बहुत स्ट्रांगली बदल देता है चीज़ों को। ये मैंने आज तक करीब 50-60 हज़ार आकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ चुकी हूँ, और मैंने लोगों के में देखा है कि किस कदर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं खुद अपने कर्मा से, कार्मिक बैगेज, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से। बहुत स्ट्रांगली मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी सोल का एजेंडा ना, एक मैंने जो इतनी सारी बातें बताई उसमें एक वननेस बताई है। अगर आप अपनी ईगो में, प्राइड में, पावर में दूसरे को कंट्रोल करते हो ना, या दूसरे को छी वाली नज़र से देखते हो, वो कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना हायर रियल में नोट डाउन होता है, और वो आपको रीपे करना पड़ता है। चाहे आप इस लाइफ में करोगे चाहे नेक्स्ट लाइफ में करोगे, पर आप वो रीपे ज़रूर करोगे। मतलब हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशंस, हमारे एक्शंस सब, जैसा कि आपने बोला, बहुत मैटर करता है। जो मैंने हायर सेल्फ नहीं बोली, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये चीज़, एक एक चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस भी जो होते हैं ना, वो तक मेंशन होता है। मैंने लोगों को बताया कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स जी के गए, कई बार आपने पितृदोष नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सुना होगा ना, हिंदुओं में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। हम उसे आकाशिक लैंग्वेज में बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स लैंग्वेज में एंसेस्ट्रल ओथ वाउ कर्स, हम ये बोलते हैं उसको। अब मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैंने बहुत केसेस में देखा है, जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि वर्षा जी हमने इतनी इसकी पूजा कराई, उज्जैन में जाके पूजा कराई है, और कुछ नहीं हुआ। एंड ट्रस्ट में, बहुत केसेस में पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम उस लिनेज में जाके उन एंसेस्टर्स से फॉरगिवनेस ना मांग लें, कॉर्ड कटिंग ना कर लें, एनर्जी एक्सचेंज ना कर लें, माफ़ी ना मांग ले कि अच्छा हमारे एंसेस्टर्स ने ये ख़राब किया, आपको पेन हुआ, हम माफ़ी मांगते हैं, और फिर आप अपने डेली रूटीन में चेंज नहीं लाते। जैसे कि अगर किसी फैमिली में कोई साहूकार था, जमींदार था, बड़ी पोस्ट पे था, और उसने लगान ज़बरदस्ती लगा रखा है, लोगों के पास खाने को है नहीं, तुम्हारा लगान कैसे देंगे, और फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अपने आप को मार लिया, परेशान हो गए, ठीक है, या आपने अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करी, वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दी, बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो उन्होंने आपको कर्ज किया। और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कई फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक है मेडिकली, पर बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसमें पता चला कि एंसेस्ट्रल कर्स है, कि इस परिवार में बच्चे नहीं होंगे, या बच्चे बिगड़ जाते हैं, या लड़कियों की शादियां ही नहीं हो रही हैं। तो जो लोग ये पितृदोष वाली फैमिली में पैदा होते हैं, तो इनका भी कोई ना कोई कर्म था ना, कि इन्होंने साइन अप किया कि हाँ हम इस लीनिएज में पैदा होंगे जहाँ एक पितृदोष है। एब्सोल्युटली, ये मैं आपकी बात 100% मानती हूँ, पर ये मत सोचना कि ये बदला नहीं जा सकता। मैंने ये ठीक कर रखा है। मैम, इसी से ये पॉइंट भी आता है कि बोलते हैं ना कि अगर एक स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल ने एक लीनिएज में जन्म लिया है, तो वो अपने पितरों को शांति दिला सकती है, पितृदोष को हटा सकती है। तो वो सोल कैसे कर सकती है? अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है एक नॉन स्पिरिचुअल फैमिली में, तो वो ये कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा कन्याओं की शादियां कराते हैं। अगर
कोई पितृदोष लड़की को लेकर है परिवार में, जिसके साथ बहुत मिसट्रीट हुआ है लड़कियों के साथ, या बुजुर्गों को इज्जत नहीं दी गई। मेरे पास, मैंने एक सोल टॉक कर रही थी, मैं चैनल करती हूँ, मैं मीडियम हूँ, तो एक लेडी आई मेरे पास कि जी हमारे घर में ना मेरी सास के जाते ही बड़ी परेशानियां शुरू हो गई हैं, लड़की का डिवोर्स होने वाला है और भी दिक्कतें हो रही हैं हेल्थ की, मैं इसका रीज़न जानना चाहती हूँ। मैं कहा अगर सास के जाते ही हुआ है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि उनकी सोल को बुलाओ और मैं चैनल कर लेती हूँ, उनसे आपकी बात करा देती हूँ और उनसे सब कुछ रीजनिंग पूछ लेती हूँ। कई बार होता है ना कोई बड़ा जाता है तो एकदम से घर में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बुलाया तो यू नो व्हाट हर मदर इन लॉ सेड, मुझे खाने तक को तरसा दिया। खाना नहीं देती थी मेरी बहू, मेरी दवाई पे मेरा बेटा पैसे नहीं देता था, लिटरली दिन गिन रहे थे मैं कब मरूंगी। ब्लेसिंग्स आपने नहीं देखी, एनर्जी होती है, पर आप जानते हो ब्लेसिंग्स, आप यहाँ बैठे हो, आपकी फैमिली है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी आपको लग रही होंगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके बिगड़ते काम बन गए, कोई ब्लेसिंग तो आ रही है ना। ये चीज़ें ना हम देख नहीं सकते रंगोली, पर ये होती हैं। तो फिर मैंने बहुत फॉरगिवनेस कराई थी। मैंने कहा देखो है तो तुम्हारी लिनेज की, उस लड़की से भी मैंने बहुत फॉरगिवनेस करवाई और फिर मैंने एक्शन क्या दिलवाया, जाओ वृद्धाश्रम में खूब खाना बांटो। करीब 1 साल मैंने खाना बंटवाया है। मैं कहा सोल से माफी मांगो और खाना बांटो, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जो कर्म वहाँ पूरा नहीं किया वो सेम फॉर्म में कहीं और कराओ है। बहुत सारी चैरिटी कराई हॉस्पिटल्स में उनके हस्बैंड से, जिन दवाई के रूप में, जो दवाई नहीं खरीद सकते थे, जाओ उनको दवाई खरीदवाओ और दो। तो वो जो कर्स है, ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं और फिर आप फॉरगिवनेस भी ले रहे हो। कितना इंटेंस कर्म हो जाता है ना ये। आप छोटी छोटी चीज देखो, हम लोग ना कई बार देखो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि आप बड़ों के साथ रहते हो, जनरेशन गैप हो जाता है कई बार नहीं भी बनती है। देखो मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर इतना एक्सट्रीम स्टेप मत लो कि किसी की आह निकल जाए अंदर से, किसी की आत्मा दुखे। वो कहते हैं ना साफ मन बहुत हल्का होता है पर सब पे भारी होता है। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। यस मैं बताऊं, मैं इस लाइन में हूँ, ठीक है, मैं पैसे भी कमाती हूँ, पर मैं कभी किसी का दिल दुखा के नहीं मांगती। अगर कोई मुझसे कहता है ना वर्षा जी हम आपको बहुत पैसा देंगे, आप ये ठीक कर दो, मैं कहा सॉरी सर, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर सकती, ये मैं कर ही नहीं सकती, ये आ ही नहीं रहा है, मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगी। अच्छा है कि आप मना कर दो, पर जब से मैं इस लाइन में आई हूँ और मैंने ये सारा कर्मा समझा ना कि ये सोल का भी एक प्लान है और सोल की जर्नी कार्मिक भी होती है कई बार, और नेचर के लॉज होते हैं, मत उससे जाओ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आपका कर्म बिगड़ जाता है। और ये बात सच है कि अगर आपने देखो कमजोर आदमी ना आपसे कभी लड़ नहीं पाएगा। अगर आपने अपनी पावर के बूते पे उसको अगर डाउन किया है, वो नहीं बोल पाएगा कुछ, लेकिन ना वो कनेक्शन उसका फिर भी उसके साथ है ऊपर वाले के जैसे आपने कहा कि साफ मन बहुत हल्का होता है, होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, वो इनोसेंस और प्योरिटी होती है उसके अंदर। वो चुप हो जाएगा, दुखी होके बैठ जाएगा। अब इस लड़की ने मुझसे क्या पूछा, जो मुझसे आकाशिक कोर्स कराने आई थी कि मैं खत्म हो गया, कहता किसी भी तरह से मेरी बहन से मेरा पैचअप हो सकता है। मैंने कहा नहीं, वो तो अब उसे यूनिवर्स ने ही मना कर दिया कि इसके रास्ते से हट जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसा एक और केस आया जिसमें वो लड़की बड़ी परेशान थी, बहुत ही मतलब एक जैसे होता है ना कि प्रताड़ना दी जाती है शादी के बाद, हम पिक्चर्स में जैसे देखते हैं, कुछ हुआ होगा काफी कुछ ऐसे, तो मुझे कोई बताता भी नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे अपनी लाइफ ओपन करके बताते हैं, पर देखने से समझ में आता है बड़ी दुखी थी, परेशान थी, मायके वालों में भी कोई था नहीं ये सब। तो मुझसे बोलती है कि जी मेरा बहुत ही कम रिश्तेदार रह गए, मेरा कहीं आना जाना नहीं है और घर में भी रहना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा तो पैचअप कर लो, ये सब कर लो। मैं उससे ऐसी बात कर रही हूँ, काउंसलिंग टाइप कर रही हूँ, अच्छा ये कर सकती हो तुम, ये कर सकती हो, हॉबी बिल्डअप कर सकती हो, ये कर सकती हो। और वो परेशान हो रही है मेरे सामने बैठे हुए। मैं कहा अच्छा तुम दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ, तुम्हारे लिए मैसेजेस लेती हूँ, स्पिरिट गाइड्स क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में। तो जब मैंने अपने एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस से बात करनी शुरू करी तो मुझे क्लियर कट विजन आ गया कि ये छिपकलियों के बीच में रह रही है। जनरली छिपकली से लोग डरते हैं, राइट? लिटरली दिखाई दिया कि वो छिपकलियों के बीच में रह रही है। और इतना क्लियर विजन आया कि हम मानते हैं कि इसके हस्बैंड इन लॉज इसके साथ अच्छे नहीं हैं, पर इसके जो अपने मायके वाले हैं वो तो और भी इसके साथ खराब है। तो हाईली रिकमेंडेड है कि ये अपने दोनों बच्चे और पति को लेकर बिल्कुल अलग हो जाए। एंड मैंने उसे एज इट इज़ एस्केलेट कर दिया। मैं कहा मैम ऐसे ऐसे आ रहा है आपके मायके वालों के लिए। तो उसने मुझे ऐसी ऐसी आई ओपनिंग बातें बताई कि मैंने कहा आप रो तो रहे हो कि आपका किसी से रिलेशन नहीं रहा, पर आपको लगता है कि आपको ऐसे लोगों से रखना भी चाहिए।
कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी भलाई के लिए होती हैं। कभी कभी आपकी ना चीज़ों के लिए भलाई के लिए होती है। फिर जब मैंने और अपने असिस्टेंट मास्टर्स यूथ से उसके लिए पूछा तो उन्होंने बताया इससे बोलो क्लाउड किचन शुरू करे, खाना अच्छा बनाती है। देखो पढ़ाई लिखाई से हॉबी का कोई लेना देना नहीं होता। कई लोग बड़ा टेस्टी खाना बनाते हैं और आजकल आप सोसाइटीज़ में रहते हो, कितने बैचलर्स रहते हैं, जॉब करने वाले रहते हैं, सबको घर के खाने की ज़रूरत होती है। उसने टिफ़िन ये बात करके मुझसे टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर दी अपने, आज रीजनेबली अच्छे से कमा रही है डिसेंट अमाउंट। तो ठीक है मैम, अब हमने सोल की जर्नी समझी कि जब वो अर्ली रेल्म में आती है तो उससे पहले वो कैसे डिसाइड करती है। अब हम आफ्टर डेथ की बात करते हैं। इंस्टेंटली जब कोई इंसान यहाँ से चला जाता है तो इंस्टेंटली क्या होता है? हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, सोल रिव्यू होता है, हमारे गाइड्स हमारे साथ डिसाइड करते हैं कि क्या हमने अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उसके बेसिस पे हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे जानना चाहूँगी कि एक तो इंस्टेंटली डेथ के बाद क्या होता है, और फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक हायर रेल्म में जाना है या वापस यहीं आना है। सो जब डेथ होती है ना तो सोल फिजिकल पेन से निकल जाती है। दो जैसे बॉडी लाई कर रही है, सोल ऊपर है और सारे अपने प्रियजनों को देख रही है कि सब रो रहे हैं। फिजिकल पेन तो खत्म हो जाता है पर वो इमोशनल पेन रहता है और पोर्टल भी खुल जाता है जाने के लिए। पर फिर उसे चॉइस दी जाती है कि 13 दिन रुक जाओ और जितना भी अपना गुबार है निकाल लो। तभी कहते हैं ना, किसी भी रिलीजन में देख लो, वो 13 दिन बहुत क्रूशल होते हैं, जिसमें बहुत रीति रिवाज करने बताए जाते हैं कि भाई कपड़े भी दान कर दो उस आदमी के, पलंग निकाल दो, उसके बर्तन हटा दो, वो जो खाना खाता था निकाल दो, जूते चप्पल निकाल दो, सिर्फ ये रियलाइज़ कराने के लिए सोल को कि अब तुम जा चुकी हो यहाँ से, तुम जाओ आगे की जर्नी पे। ठीक है, थोड़ा हमें दुख हो रहा है, हम रो रहे हैं, सब कुछ है, पर उसके बाद हम संभल जाएंगे, तुम भी अपनी आगे की रास्ता देखो। अब जब डेथ हो रही होती है तो आदमी के लिए ना वो साइन, वो क्षण बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आगे की जर्नी अननोन होती है उसके लिए एज अ फिजिकल बीइंग। तो उसे कई बार एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रंगोली कि जब आदमी मर रहा होता है तो उसकी शक्ल बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है, और वो कहते भी हैं कि उसको कुछ लोग दिख रहे हैं जो लोग लेने आ रहे हैं। हाँ, तो कई बार उसे अपनी मम्मी पापा दादा दादी या अपने स्पिरिट गाइड्स, जिसे हम, मैं हिंदू अगर यहाँ पे लाऊं तो वो हम यम दूत जो बोलते हैं या ये सब वो है ना, वो दिखाई देते हैं। उसका सिंपल रीजन ये होता है कि वो उसे कंफर्ट करने आए हैं कि भाई चलो आगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे आगे के लिए। अच्छा। हाँ, और उसकी सिल्वर एक कॉर्ड फिजिकल बॉडी से सोल में होती है। तो हम लोग ना कई बार इंक्यूबेटर पे रख तो देते हैं, वेंटिलेटर पे सोल बॉडी को रखना नहीं चाहिए फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि सोल को मालूम है उसे कब छोड़ के जाना है। आप अननेसेसरी फिजिकल बॉडी को पेन दे रहे हो, राइट? तो जैसे जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो अब ठीक है, देखो इमोशंस होते हैं, सब होता है, लेकिन मैंने कहा कि मत रखो पापा को वेंटिलेटर पे, क्या होगा, फिजिकल बॉडी पेन में है, वैसे भी पापा को सुध बुध नहीं है, ये है वो है। और शायद मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि हर एक कोई चाहता है, चाह तो शायद मैं भी अंदर से रही थी कि मेरे पापा की कुछ दिन उम्र और बढ़ जाए। पर सोल को मालूम होता है कि उसे अब जाना है, रिल्म खुला, ऊपर गई सोल। अब वो चीज़ उसके लिए कंफर्ट बाद में लाती है, जब वो अपने लोगों के साथ होती है, एंसेस्टर्स के साथ हो गई या स्पिरिट गाइड्स के साथ हो गई, तब उसे कंफर्ट आने लगता है कि ये ठीक है, मैं इन लोगों के साथ हूँ और आगे की जर्नी संभल जाएगी। अच्छा। वो जाती है हायर रिल्म में। हायर रिल्म में जाकर अगर उसका हैवी कर्म है तो भी वो हायर रिल्म में जाएगी ही जाएगी। अगर किसी ने बहुत ही गलत कर्म किया है, यहाँ पे बहुत लोगों को हर्ट किया है बहुत इंटेंस फॉर्म्स में, तो भी वो एक हायर रिल्म में जाएगी। वो हायर रिल्म में जाएगी। ओके, ठीक है, वो जाएगी ज़रूर, चाहे उसने जिस भी तरह का। अब मैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स की, सडन डेथ्स की बात नहीं कर रही, जिसमें सोल कंफ्यूज हो जाती है कि मैं मरी ही नहीं हूँ शायद अभी तक। ऐसे मेरे पास एक केस आया था कि एक्सीडेंटल डेथ हुई, उसने कहा मैं तो यहीं खड़ा हूँ, ये रो क्यों रहे हैं, उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। तो उसमें मैंने अलग प्रोसेस किया था, जब वो मेरे पास सोल आई थी तो फिर मैंने उसे भेजा था। पर वो एक अलग चैप्टर है। पर जनरली चाहे जैसी भी सोल हो, चाहे अच्छे कर्म हो ना हो, वो ऊपर जाएगी। ठीक है ना? अब ये हम अपने इस कंडीशनिंग पार्ट से बोल रहे हैं कि अच्छी सोल है या कर्म खराब है। हमें नहीं पता कि वो क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी या सोल पर्पस, लाइफ पर्पस लेकर आई थी। अब वो ऊपर गई, अब वो फिजिकल पेन से तो निकल ही चुकी है, अब वो इमोशनल पेन से भी एक तरह से हट चुकी है।
अब उसे स्पिरिट गाइड्स उसके सामने बैठे हैं और सारा उसकी लाइफ की पिक्चर की तरह उसे दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं पिक्चर की तरह? जैसे आप ये समझ लो, आप थिएटर में गए, सामने पिक्चर चल रही है और आप सब कुछ देख रहे हो। आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, अगर कहीं कोई रोना धोना हो गया, डेथ हो गया, वो थोड़ा सा पेन होगा, पर आपको मालूम है ये पिक्चर है और वो पेन आप वैसा महसूस नहीं करोगे। अब यहाँ आपको सब कुछ बताया जाएगा कि देखो तुम ये काम करने गए थे, तुमने ये नहीं किया बल्कि ये कर दिया, तुम्हारे पास मौके भी आए थे वो काम करने के, पर तुमने सोचा अच्छा चलो बाद में कर लूँगा। आप लेज़ी हो गए, आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, आपने सोचा चलो अभी छोड़ के ये वाला कर लेता हूँ, ये मुझे इंस्टेंटली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कई बार होता है ना, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं, जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है वो कर लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो आपने ये सब देख लिया, आपको सब दिखाया जाता है, ये ऐसे करना था, ये ऐसे करना था, ये ऐसे करना था, एंड ऑल दैट। जो भी आपका सोल प्लान आप लेके गए थे, लाइफ पर्पस लेके गए थे, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक बैगेज, कुछ अगर पूरा हो गया ओके, नहीं हुआ उसके बेसिस पे आपकी नई लाइफ प्लान की जाती है और फिर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ मेंशन किया जाता है। ये सोल खुद प्लान करती है या फिर किसके साथ मिलके? स्पिरिट गाइड के साथ बैठ के वो प्लान करती है अपना सारा कुछ, स्पिरिट गाइड्स के साथ। और मान लीजिए सोल का हैवी कर्म है, फिर भी उसको नहीं आना वापस, कि मुझे अर्थली रेल्म में वापस नहीं जाना है, तो फिर भी क्या वो कहीं और मूव कर सकती है? नहीं, उसे कार्मिक पूरा करने के लिए अर्थ रेल्म में आना ही होगा। वेट कर लो। तो वहाँ सोल की चॉइस नहीं है? वहाँ सोल की, आपको अपना कार्मिक बैगेज पूरा करना होगा। जैसे आपने वेट की बात की, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि आफ्टर लाइफ में कुछ लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं, कुछ सोल्स हमारा वेट कर रही होती हैं, तो ये भी वो टाइम की बेसिस पे डिसाइड करती हैं? ये टाइम के बेसिस पे नहीं। देखिए हायर रेल्म में टाइम नहीं है, टाइम हमेशा अर्थ पे है। Here the time is linear, तो वहाँ पे तो है ही नहीं टाइम, तो वहाँ पे वो क्या डिसाइड करेगी? लेकिन वो रुक जाती हैं। हम वेट करें तुम आओ अर्थ से जीकर, और फिर हम फिर से एक साथ नया प्लान लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोल फैमिली डिसाइड कर रही है कि कौन कौन किसके साथ मेरा बैगेज या कॉन्ट्रैक्ट रह गया है और फिर मैं कैसे आगे मूव कर सकती हूँ आगे के लिए इन लोगों के साथ जिनके साथ मेरा रह गया है। तो उसके बेसिस पे हम अपनी सोल फैमिली चूज करते हैं, जैसे भाई बहन हो गए, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, स्पाउस, बच्चे, एक एक चीज़। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक बच्चे को काफ़ी बीमार पैदा हुआ था, हार्ट में 2 होल थे। तो जब मैंने उसके फादर से आकाशिक रिकॉर्ड्स परमिशन लेके, मदर से परमिशन लेके उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे, तो पता चला वो जलियांवाला बाग केस हुआ था अमृतसर में। वहाँ पे भगदड़ हो गई थी, 17-18 साल के बच्चे को हार्ट में 2 गोलियां लग गई थी, गिरा, लोग स्टॉप करके भागे तो पीछे उसके बर्थ मार्क्स भी थे कमर पे। राइट, वो लाइफ मेरे सामने उसकी आई, और वो एक सरदार फैमिली से था। जब भगदड़ में वो बच्चा तो मर गया, उसके फादर भी थे, और वो अपने बच्चे को ऐसे हाथ में उठाए सब जगह घूम रहे हैं, मतलब कि मेरे बच्चे को बचा लो, पर कर्फ्यू लग गया था, मारामारी हो गई थी, सब जगह बंद थे। तो वो बच्चा तो खैर डेथ हो ही गई उसकी, और वो डेड बॉडी देखकर या वैसे उस ट्रॉमा में वो फादर पागल हो गए, और पूरी लाइफ उन्होंने वो फिर पागलपन में गुजारी। अब ऊपर जाके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की जब बात आई, तो सोल कई बार जब बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होके यहाँ से जाती है ना, तो वो अपने स्पिरिट गाइड से कई बार शिकायत भी करती है कि मैं अपने बच्चे को प्यार ही नहीं कर पाया। मैम, जैसे जब ये एक्सीडेंटल डेथ्स की बात होती है, तो वहाँ स्पिरिट गाइड्स बचा क्यों नहीं पाते हैं फिर? क्योंकि ये तो एक्सीडेंटल है, सोल का कर्मा भी रह गया, बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा था उसका, तो वो भी अधूरा रह गया। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, आपका अधूरा रह जाता है कर्मा, आपको एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं। स्पिरिट गाइड्स आपकी फ्री विल के बीच में नहीं आती हैं। तो फिर जब भगदड़ हुई, एक्सीडेंटल हुआ, बहुत सारा मॉब था ना, उसमें हो गया ये। जब तक कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कोई लाइफ पर्पस ना हो कि नहीं ये चाहे कुछ भी हो जाए पूरा होगा ही होगा। इस ऐसा मैं आपको एक केस बताती हूँ जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग लाइफ कर्मा था उस बच्चे का कि उसी के घर में उसकी फादर उसको खूब मारते थे, और उसके चाचा चाची उस बच्चे को खूब मारते थे, और मदर कभी नहीं बोल पाई। जनरली क्या होता है, मदर बचा लेती है, सब कर लेती है। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में वो बच्चा था, हर एक कोई उसको मतलब प्रताड़ित करना नहीं होता है, कुछ ना कुछ बोल देना, खराब मार देना, आते जाते थप्पड़ मार दिया, ये वो, और वो बच्चा रोता है, सब कुछ है, ना तो माँ उसे चुप करा पाती थी और ना उसकी साइड ले पाती थी, ना उसको कभी प्यार कर पाती थी। अब जब मैंने ऐसे बच्चे का वो जब मेरे पास बड़ा होकर आया और मैंने उसके कार्मिक रिकॉर्ड्स ओपन किया, आकाशिक रिकॉर्ड्स और सब कुछ देखा, तो साफ आया कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये कर्मा लेकर आया था और उसे इन सबके साथ ये पूरा करना था।
इसलिए बीच में कोई आ ही नहीं पाया। जब तक इतना स्ट्रांग ना होना, तब तक स्पिरिट गाइड्स या कोई और आपको बीच में आके नहीं बचा सकता। उस केस में जो मैं सरदार वाली फैमिली बता रही हूँ, इसकी जलियांवाला बाग की, वो जब सोल ऊपर गई तब वो बहुत ट्रॉमेटाइज थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो ये प्लान लेकर आई कि मुझे वो ही बच्चा दो, वो ही सोल दो, और मैं उसे खूब प्यार करना चाहती हूँ। तो जब वो मदर आई मेरे पास, तो मैं उसके रिकॉर्ड्स पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा कि आपके तो 3 बच्चे हैं, लेकिन आपकी जान इसी में बसती है, और ये तो हार्ट में होल लेके पैदा हुआ था, होते ही आपने इसकी सर्जरी कराई और आप इसे गोदी में ही लिए बैठी रहती थी और इसे बहुत प्यार करना सब कुछ। कहते हैं हाँ मैडम, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, और शायद मेरे मरने के बाद भी मेरा एक पार्ट यहाँ रह जाएगा तेरी देख रेख करने के लिए, मैं इससे अपने आप को अलग ही नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब कार्मिक टाइज है, मेजर कार्मिक टाइज। और ये कई बार हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, पर चलाने वाला ना हम कठपुतली होते हैं, कई बार वो होता है। पर इन सब के बीच में भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सोल प्लान भी लिखा जा रहा होता है, लाइफ पर्पस भी लिखा जा रहा होता है, आपकी लाइफ प्लान डिसाइड हो रही होती है, सोल फैमिली सब कुछ, अगर डेस्टाइन भी आप कहते हो ना, आपको एक फ्री विल दी जाती है कि फ्री विल से आप चेंज कर लेते हो। तो तभी कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए जिनकी डेस्टाइन नहीं था जो चीज़। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर चूज करी, विल पावर से, फ्री विल से उन्होंने चेंज कर दिया सब कुछ। लेकिन चेंज कैसे करते हैं? वही हायर सेल्फ के कनेक्शन में आके, फॉरगिवनेस से। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो लोग सोचते होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप सच्चे मन से फॉरगिव कर दो ना, तो आपका कर्मा खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि फॉरगिवनेस ब्रेक कर देती है सभी टाइज, सब चीज़ों को। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के साथ देखी, बहुत आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैंने ये चीज़ पढ़ी। देखो पहले मैं भी ना एक लेमैन की तरह काम बात करती थी, ये तो हो ही नहीं सकता जी ऐसा। अब भाई हमें भी नहीं था, ग्रजेस रहते हैं ना, हम सोचते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक कि खुद मेरा ऐसे सामना नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं भैया, फॉरगिवनेस में तो बड़ी ताकत होती है। फॉरगिवनेस तो सब कुछ बदल सकती है, फ्री कर देती है, फ्री कर देती है आपको, दूसरे वाले को भी फ्री कर देती है। नहीं तो नफरत की, जेलसी की, जजमेंट्स की ना कॉर्ड्स अटैच रहती हैं दुश्मनी की। हमें लगता है अटैच नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं। और वो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से फॉरगिवनेस मांग के या दे के। और दूसरे को पता भी नहीं चलता, पर क्योंकि आप सोल से कनेक्टेड हो, एक एक बीइंग से, वो आप ऐसे कर सकते हो, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अगर कोई इस पॉडकास्ट से एक स्ट्रॉन्ग चीज़ लेना चाहे, तो मैं हमेशा कहूँगी प्लीज़ फॉरगिवनेस में आ जाओ। और अगर मुश्किल लगता है तो होपोनोपोनो करो। ये एक बहुत अच्छी हवाइन टेक्निक है, होपोनोपोनो। आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस हैं, बोलो। और मेरे कल रात ही मेरी क्लाइंट के फ़ोन आया कि मैडम आपने ये बोला था, मुझे अंदर से ना इतना रोना आता था स्टार्टिंग में तो, कि मैं बोल नहीं पाती थी, पर कंटिन्यूसली 6-7 महीने मैंने किया और अब मैं ईज में आ गई हूँ, पर मैंने करना नहीं छोड़ा। वाह, सो थैंक यू सो मच मैम, इतने इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने सोल जर्नी को जाना। यहाँ आने से पहले हमारी सोल कैसे डिसाइड करती है कि उसे क्या क्या चूज़ करना है, कौन कौन चूज़ करना है, क्या एक्सपीरियंसेस लेने हैं, क्या सीखना है, आफ्टर डेथ क्या होता है, ये सब हमने आज के पॉडकास्ट में जाना। और सोल टाइज को समझा, कार्मिक पैटर्न्स को समझा, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात की। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपके खुद के क्या एक्सपीरियंसेस हैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।